अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे गाड़ियों के बढ़ते हुए रेट्स के हवाले से और बाइक्स के जो रेट्स बढ़े, इस पर हम पहले भी कई दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि बजाय इसके कि हम प्रोग्राम करें किसी चीज़ के रेट बढ़ने पर, उस पर कोई नोटिस लिया जाए, हुकूमती नुमाइंदों को थोड़ा होश आए, लेकिन होता क्या है कि कुछ ही टाइम बाद उन्हीं चीज़ों के जो रेट्स हैं वो फिर से बढ़ जाते हैं। तो आज भी हमारा प्रोग्राम इस हवाले से है कि आए रोज़ जो रेट्स हैं वो क्यों बढ़ जाते हैं। तो मैं शोरूम में मौजूद हूँ, डीलर्स भी मौजूद होंगे, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएँ, अभी क्या कह सकते हैं कि जो गाड़ियों का रेट है किस कदर बढ़ा है? गाड़ियों का जो रेट है मैडम वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है इन्होंने। टैक्सेस बढ़ गए हैं उस पे, जिसकी वजह से कारोबार में बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है हमारा। और जो है इसमें कि हर हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद कोई ना कोई हर चीज़ में ये रेट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा हुई है बिज़नेस में। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम बाइक की भी बात कर रहे हैं कि जो बाइक का रेट तकरीबन 1 लाख के करीब पहुंच चुका है, जो कि पहले 50-60 हज़ार के करीब होता था। तो एक आम आदमी की ज़रूरत है कि उसने अगर सफ़र करना है, कहीं भी ट्रैवल करना है, तो वो एक बाइक था जिसको अफोर्ड कर लेता था और सफ़र कर लेता था। क्या लगता है कि अब लोग बाइक गाड़ियों को छोड़ के साइकिलों पर आ जाएंगे? मेरे ख्याल से तो लोग अब पैदल ही हो जाएंगे जी। जो इन्होंने हालात कर दिए हैं, अगर बाइक मिलती है तो उस पे भी ऑन इन्होंने कर दिया है। 5 से 10 हज़ार रुपये ऑन चल रहा है। गरीब आदमी कैसे उसको अफोर्ड करेगा? उसकी तो अफोर्ड से बाहर चलेगी ये गाड़ी। तो बात ये है कि गवर्नमेंट इस बात पे गौर करे, लोगों का एहसास करे, लोगों की सवारी को लोगों को पैदल ना करे उनसे। अच्छा, ये गाड़ियों की बुकिंग के हवाले से भी लास्ट टाइम हमने एक इशू उठाया था, बुकिंग्स रोक दी गई थी। अभी भी कोई ऐसा मसला चल रहा है? बुकिंग तो हो ही नहीं रही, गाड़ी की बुकिंग्स बंद हैं। बुकिंग्स बंद हैं, ऑन 4-4 5-5 लाख ऑन है कि बुकिंग बंद करने की क्या वजह? बुकिंग बंद करने की यही वजह है ना कि वो गाड़ी के ऊपर जो ऑन है उसको बढ़ाना चाहते हैं। मसलन आगे गाड़ी पे 1-1.5 लाख ऑन होता था, अब गाड़ी पे 4-4 5-5 लाख रुपए उन्होंने ऑन कर दिया। लोग पे करने को तैयार होते हैं? लोग जो अफोर्डेबल कर सकते हैं वही पे कर सकते हैं। जो आम आदमी था, जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके गाड़ी को परचेज़ करता था, वो तो नहीं ना उसको अफोर्ड कर। अब मिडिल क्लास तबका गाड़ी अफोर्ड कर सकता है? मिडिल क्लास तबके से तो बाहर चले गई है गाड़ी। वो मिडिल क्लास जो बंदा है वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। कितने टाइम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि हम अब ये कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास तबका है वो गाड़ी नहीं ले सकता? क्या इस हुकूमत को ब्लेम करेंगे या हर हुकूमत में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता रहता है? आता तो हर गवर्नमेंट जब आती है उसमें उतराव चढ़ाव तो आता, लेकिन इस गवर्नमेंट में तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है। इन्होंने तो हर चीज़ की शरह को बढ़ा के इतना ऊपर ले गए हैं कि हर बंदा ही इनसे जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हुआ है। सपोर्टर किसके थे आप? मैं नून लीग का सपोर्टर था। अच्छा, तब भी आपको यही लगता था कि नून लीग ही है जो हुकूमत सही कर सकती है, पीटीआई जस्ट दावे कर रही है, बातों पे पूरा नहीं उतरेगी? ज़ाहिर सी बात है जी, वो तो जो ये हमारे वज़ीर आज़म साहब बातें करते हैं वो अगले दिन ही उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, उल्टी हो जाता है। नून लीग की गवर्नमेंट में तो ये कुछ नहीं था। ठीक है, चलें, गवर्नमेंट पे तो आ जाता है कि इस हुकूमत से हो नहीं रहा और इसमें कोई शक भी नहीं है कि हुकूमत चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रही है। नहीं मैनेज कर पा रही, ये मेरा आपसे सवाल है, क्या वजह समझते हैं कि आखिर चीज़ों में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव क्यों आए रोज़ आ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, इनके पास टीम वर्क नहीं है। अगर ये हमें कहते रहे हैं जब इनकी गवर्नमेंट आई थी कि हमारा होमवर्क कंप्लीट है, हमारा होमवर्क कंप्लीट है, लेकिन इन्होंने सिरे से कोई होमवर्क किया ही नहीं है। इन्होंने अगर होमवर्क भी किया है तो सिर्फ अपने जो फ़ायदे की चीज़ें हैं उनके हद तक किया है। इन्होंने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। इस वक्त आप देख लें, एक लोअर मिडिल क्लास जो एक आम आदमी था जिसकी 40-50 हज़ार रुपया कमाता था, उसने एक छोटी गाड़ी ख़रीदी थी जो गाड़ी 7-8 लाख की रेंज में थी आज से 4 साल पहले। उस गाड़ी को बिल्कुल बंद कर दिया, उसकी 200 सीसी कम कर दी है। पहले 800 सीसी गाड़ी होती थी, वो अब 600 सीसी गाड़ी होगी, लेकिन उसकी कीमत 16 लाख कर दी है। और उसके ऊपर भी अपने इन्वेस्टर्स को और लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को फ़ायदा देने के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी है। अगर महीने में 400 गाड़ी तैयार हो रही थी, अब 200 गाड़ी तैयार हो रही है। उसकी वजह से मार्केट में गाड़ी कम आ रही है, उसकी वजह से उसका ब्लैक हो रही है, ऑन चल रहा है। और वो भी टोटली बेनिफिट अपने इन्वेस्टर्स को, लोकल कंपनीज़ को दे रहे हैं। बाहर से इन्होंने इम्पोर्ट बंद कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कंपटीशन देखें ना, आप देखें कंपटीशन होता था गाड़ियों के दरमियान, इंपोर्टेड गाड़ी और पाकिस्तानी गाड़ी में। इसलिए कंपटीशन में, रेट में कंपटीशन में था कि चलो एक आदमी नॉर्मल बंदा गाड़ी ले सकता था। अब जब से इन्होंने इंपोर्ट बंद की है ना, तब से मैडम कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसकी ब्लैकमेलिंग बढ़ गई। इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने 40% लगाई हुई है।
ड्यूटी तो इन्होंने 40% लगा दी है, लेकिन उसका सारा जो इन्होंने उसका जो आप देख लें 40% रेट उन्होंने इसके बढ़ा दिए हैं। अब एक जो 40 लाख की गाड़ी थी, होंडा सिविक थी, वो 40 लाख की आई, 4 लाख रुपए उस पर अपना ड्यूटी टैक्स लगा के उसको इंक्रीज़ कर दिया पिछले महीने। ठीक है, अब हर 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद 50,000 कम करते हैं, 3 लाख बढ़ा देते हैं। जब कम करते हैं तब बड़ा वो उनके जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के, वो आके टीवी पे आके कह देते हैं कि जी ये हमने महंगाई कम कर दी, देखे जी ये रेट कर दिए, ये रेट कर दिए। 15 दिन बाद उसके दोबारा रेट बढ़ा देते हैं। जैसे इंशाल्लाह कल आपको पता लग जाएगा 5 से 6 रुपये पेट्रोल में भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मतलब है कि इनकी कारकर्दगी कोई नहीं है, इनके सिर्फ ड्रामाबाजियाँ ही हैं। हम तो हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करते हैं, अगर आप काम संजीदगी से करना चाहते हैं तो करें, अगर आपसे काम नहीं होता तो ठीक है, आप लोग जाएं, किसी और को मौका दें। हुकूमत के पास अभी टाइम है कि वो थोड़ा संजीदगी दिखाए, काम करे? इतना टाइम बचा इस हुकूमत के पास, समझते हैं? इस वक्त जो पोजीशन चाह रही है ना मैडम, कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत संजीदा है। अगर संजीदगी दिखाएगी भी तो वो सिर्फ टीवी के हद तक दिखा रही है। अभी भी वज़ीर आज़म साहब के रोज़ बयान आए होते हैं, लेकिन वो भी बयान सिर्फ टीवी की हद तक है, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं हो रहा। कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है। ये ग्रॉस रूट लेवल पे आके जब तक काम नहीं ना होंगे, संजीदगी से इनका हर बंदा भी संजीदगी से काम नहीं करेगा, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट के पास एबिलिटी है कि वो चीज़ों को ठीक कर सके। अगर हम कंपनीज़ की बात करें, आपको लगता है कि बाइक्स की हो जाए चाहे गाड़ियों की हो जाए, वो काफ़ी हद तक खुद साख्ता तौर पर भी रेट्स ज़्यादा कर देते हैं? जब ज़ारी बात देखें, अपना पाकिस्तान में इतनी तो आपको पता, पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर इधर हो रही है, संभल ज़रूर गाड़ियाँ इधर हो रही हैं, लेकिन चीज़ें बाहर से इंपोर्ट हो रही है, पार्ट्स अभी भी बाहर से आ रहे हैं। हमारी टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, सुजुकी हो गई, ये संभल्ड पाकिस्तान में हो रही हैं, लेकिन इसकी टोटली मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं है। इनके लिए पार्ट्स बाहर से ही मंगवाने पड़ते हैं। कि क्या वजह, क्या पाकिस्तान में उस तरह से चीज़ बन नहीं सकती? पाकिस्तान में शुरू से ही कंपनीज़ ने या किसी भी अदारे ने इस पे काम ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया कि यार हम इसको बस इसको पैक कर दें, पैक करके हम कर दें। हमने पैकिंग में ध्यान दिया, हमने मैन्युफैक्चरिंग में और इंडस्ट्री को इससे आगे हम ले के नहीं गए। हमने पैकिंग इंडस्ट्री बनाई है। आज तक आप देख लें, ऑयल की भी पैकिंग इंडस्ट्री है। हर चीज़ हम बाहर से लेते हैं, उसको अपने नाम के साथ पैक करके उसको सेल कर देते हैं। और इसकी वजह से जो चीज़ें पाकिस्तान डे बाय डे और पीछे जाता जा रहा है। और एक तो हमें इन चीज़ों में चेंजिंग लेके आनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तौर पे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और ऊपर से गवर्नमेंट को भी सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस नोटिस लेना पड़ेगा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, अगर आप अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं, तो आप महंगाई को कम करें और आप जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है उसको टोटल पाकिस्तान में तैयार करवाएं। अगर हम ओवरऑल बात करें, जैसे हम गाड़ियों की भी बात कर रहे हैं, बाइक्स की बात कर रहे हैं, ओवरऑल महंगाई की भी बात कर रहे हैं, तो लगता है कि जब ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही, आवाम वैसे उकता चुकी है इस हुकूमत से, और यही अब नारे यही लगते हैं कि ये हुकूमत चली जाए अगर नहीं चल पा रही, तो अब इस हुकूमत के पास कोई 1% भी चांस है कि आने वाले टाइम में ये हुकूमत दोबारा कहीं नज़र आएगी? मैम देखें, जिस कदर महंगाई बढ़ गई है ना, एक आम आदमी जो नॉर्मल मैन है, उसकी जो आम आदमी है उसके पास सिर्फ कैपेसिटी क्या रह गई है, जो आटा, घी, चीनी, दालें, ये ज़रूरियात ज़िंदगी है। अगर इन्होंने आज भी इस पर कंट्रोल कर लिया आने वाले वक्त पे, तो काफ़ी चेंजेस नजर। बिल्कुल ऐसे ही है कि कंट्रोल तो होना ज़रूरी है, लेकिन हो नहीं पा रहा। इसकी क्या वजह समझते हैं? वजह गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं सही। अगर पॉलिसी अच्छी होगी तो कंट्रोल भी हो जाएगा। गाड़ियाँ तो कीमतें बढ़ी जा रही हैं बार बार, और साथ में ओन भी बढ़ी जा रहे हैं बार बार। और अभी एक और गवर्नमेंट ने नया इशू उठा दिया है, ये बायोमेट्रिक का। उस वजह से बिल्कुल काम बंद है, लोग किराया नहीं दे पा रहे, मुलाजमिन की तनख्वाह नहीं निकल रही, बिल नहीं निकल रहे, किधर जाएं लोग? इनके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी अच्छी चाहिए। अभी बना सकती है गवर्नमेंट ये पॉलिसी, आपको लगता है? गवर्नमेंट के सब कुछ हाथ में है, क्यों नहीं कर सकते? अभी इस्लामाबाद वाला जैसा जो सिस्टम है बायोमेट्रिक का, वो करें, उसमें आसानी है। अभी कहते हैं ये दोनों जाएँ पार्टियाँ, फिर जाके पहले पेमेंट जमा कराएं। पहले तो ओन ख़त्म कराए गवर्नमेंट। ओन क्यों नहीं ख़त्म करा रही? कीमतें तो बढ़ा रही है, ओन ख़त्म कराए। गाड़ियों के रेट्स आने वाले दिनों में मज़ीद कितने बढ़ते देख रहे हैं आप? इससे ज़्यादा बढ़ने वाली तो मारने वाली लोगों को बात है। इससे ज़्यादा क्या बढ़ाएंगे रेट? 50 लाख तो होंडा चली गई है अभी, ये बायोमेट्रिक वाला सिस्टम। तो अब गाड़ियाँ सिर्फ एलीट क्लास ही ले सकती है, यही लगता है आपको? ज़ाहिर है, लोग तो बाकी तो मर गए हैं, वो तो उनको तो खाने की पड़ी हुई है। गाड़ियाँ तो वो ही लेंगे जिनके वो एलीट से भी ऊपर चला गया काम अभी।
ये गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी अच्छी करे और आसानी पैदा करे आवाम के लिए, तो फिर सही है। डेफिनेटली ऐसा है कि हुकूमत को अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत के पास इतना टाइम बचा है कि वो एक अच्छी पॉलिसी लेकर आ सके आवाम के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं स्पेयर मार्केट से यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मार्केट के अहदेदारान भी मौजूद होंगे, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं कि ये जो बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, इनके जो रेट्स बढ़ते हैं, इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ताल्लुक़ है वो स्पेयर पार्ट से ही होता है? जी शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, जो ये ख़ास तौर पर ये सामान जो इम्पोर्टेड है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है कि जो ये सामान नया बनाए, तो ये सेकंड हैंड सामान पे ही ये मार्केट और ये गाड़ियाँ हमारी जो चल रही हैं। तो जब इनके रेट्स बढ़ते हैं, मिनी बजट के नाम पे बढ़ते हैं या किसी भी सूरत के अंदर बढ़ते हैं, टैक्स लागू किए जाते हैं, तो ऑलरेडी जो कस्टमर है उस पर तो असर इसका पड़ता ही पड़ता है। दुकानदार भी परेशान होते हैं। उसने एक चीज़ हम 10,000 की ख़रीद रहे 11 की बेच रहे हैं और नए सिरे से हम 20,000 की ख़रीद रहे हैं। सबने हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, उसी हिसाब से महंगाई के हिसाब से हमारे कस्टमर भी परेशान होते हैं और हमारी दुकानों पे असर पड़ता है कारोबारी लिहाज से। और जो गाहक है उसकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है हर आने वाले दिन के अंदर। यहाँ पे सूरत हाल आप ये विज़िट किया है, आपने देख लें कितने गाहक है। ये सारे दुकानदार खड़े हैं, अपनी अपनी सीटों पे बैठे हैं और गाहक मौजूद नहीं है। ऐसा पहले भी कभी हुआ है कि गाहक आपको मिले ही ना, या हम कहें कि अभी जो है वो रेट्स ज़्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, ये सूरत हाल जो अभी पैदा हुई है ना, ये तकरीबन कह लें कि तहरीक इंसाफ के दौर में ये जो पहला साल था उसमें तो इस वजह से कि शायद अगला साल आने वाला साल है जो ये हमें लॉलीपॉप देते रहे हैं, उस हिसाब से हम ये समझते रहे, गाहक भी ये समझता रहा कोई बात नहीं, ये आने वाला साल जो है जो बेहतर होगा। जबकि सूरत हाल तो ये अबतर से अबतर होती गई। अब मिनी बजट के नाम पे जो हमारे साथ जो ड्रामा किया गया है, ये पहले कभी इस तरह का मामला बना ही नहीं है। जो बजट पहले पेश किया जाता है सालाना जून के महीने के अंदर, तो उसके बाद भी जो कीमतें हैं बढ़ती रही हैं। हम मिनी बजट के नाम पे फिर डबल चीज़ें कर दी गई हैं। ये आप मुझे बताइए, जिस तरह से कीमतें बढ़ती हैं, कारोबार किस कदर, जैसे इन्होंने भी कहा कि ये डेफिनेटली कारोबार भी मुतासिर होता है, किस हद तक मुतासिर होता है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सिटी 41 का कि हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाते हैं, हमारे आइडियाज़ लेते हैं। जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना हमें, वो ये आ रहा है कि जब एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है ना, जैसा गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो कस्टमर साइकोलॉजिकली ये सोचता है कि पता नहीं पार्ट्स भी एक्सपेंसिव हो गए। हमारा है सेकंड हैंड पार्ट्स का काम, और हमारे पास कस्टमर उस वक्त आता है जब उसको प्राइस कंपनी रेट से कम पे मिलती है। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज़ होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली सोचता है कि यार ये सेकंड हैंड पार्ट्स भी इंक्रीज़ हो गए होंगे, ठीक है। वो क्या करता है, फिर वो हमें स्किप करके कंपनीज़ के शोरूम्स पे जाता है जहाँ पे प्राइस ऑलरेडी बड़ी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है तो सेकंड हैंड पार्ट्स या जेन्युइन पार्ट्स वो एक्सपेंसिव हो गए। वो फिर जाता है उन चीज़ों की तरफ जो उनके लिए धोखा है। मसलन वो आफ्टर मार्केट पार्ट्स में जाता है जो उस तरह की कॉपीज़ फराहम करते हैं। फैक्टर क्या है? फैक्टर है प्राइस का इंक्रीज़ होना एक प्रोडक्ट की, लेकिन वो प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ करना या पार्ट्स की प्राइस को इंक्रीज़ करने के कस्टमर खुद से सोच लेता है। वो यहाँ हमारे तक आता है। इसके रेट बढ़ता नहीं है? नहीं, हमारा रेट नहीं बढ़ता। हमारा रेट वही रहता है। हमारा रेट जब कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा देते हैं, जब जिस तरह काशिफ भाई ने बताया मिनी बजट में टैक्सेशन बढ़ा दी पार्ट्स पे, उन चीज़ों पे आता है। लेकिन जब कस्टमर ये सोचता है ना कि मैं जेन्युइन पार्ट्स, हम डील करते हैं जेन्युइन पार्ट्स को, तो उनके जहन में ये चीज़ आ जाती है। वो फिर जाते हैं कॉपीज़ वगैरह लेने में या बी क्वालिटीज़ हैं। कैसे होता है कि जब ओवरऑल एक चीज़ का रेट बढ़ा है तो जो पार्ट्स हैं उनके रेट्स नहीं बढ़ते? असल में पार्ट्स आते हैं इम्पोर्ट होके, गाड़ियों की प्राइस ये यहाँ पे बढ़ती है। बाहर गाड़ियाँ जो है वहाँ पे पॉलिसी है कि 3 साल बाद रोड टैक्स है या आप गाड़ी रिप्लेस करें, तो उनके लिए गाड़ी को रिप्लेस करना इजी है क्योंकि वो मुल्क हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। उनका ये सोच है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना ये अच्छा हो। वो अपने मुल्क में मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो पोल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए 3 साल के बाद की जो गाड़ियाँ हैं उन पर इतना हैवी टैक्स लगा देते हैं कि लोग अपनी गाड़ी सेल कर देते हैं और वो पार्ट्स में हमारे तक आ जाती है। हमारा सिस्टम उसी वक्त ही रिफ्लेक्ट होता है जब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंक्रीज़ कर दे। अभी टैक्स इंक्रीज़ ही है। यस, ये मिनी बजट या कोई भी बजट जब भी अनाउंस होता है उसमें क्या किया जाता है, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है, या तो पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो जाती है, पार्ट्स की इंपोर्ट लिमिटेड कर देते हैं,
या उनकी टैक्स कंपनीज खुद से भी प्राइसेस बढ़ा रही हैं। नो डाउट हो ही ये रहा है। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो यही गाड़ियाँ बाहर के मुल्कों में क्यों सस्ती हैं? यहाँ पे कंपनीज भी अपनी मोनोपोली काम किए हुए हैं। हुकूमत चेक एंड बैलेंस नहीं रख पा रही। जाहिर बात है, मेरे ख्याल में तो यही हो रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ऐसे है कि चेक एंड बैलेंस जो है वो उसकी काफ़ी कमी है। तो आप मुझे बताएं कि हुकूमत की जानिब से क्यों इतनी लापरवाही की जा रही है कि अगर चीज़ें खुद से महंगी की जा रही हैं तो एटलीस्ट उसको कंट्रोल तो किया जाए। बस हुकूमत के पास कोई पॉलिसीज़ नहीं है, जो बैठे हैं अवान में वो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। हम बार बार आके अपने मसले बताते हैं लेकिन कोई सुनता है, सुन के फिर चले जाता है मसले, लेकिन कोई इस पर अमल दरामद नहीं होता। वादे किए जाते हैं कि पॉलिसीज़ बनेंगी, बनती हैं लेकिन वो सिर्फ कागज़ों तक रहती हैं, उनका इम्प्लीमेंट हमारे तक नहीं पहुंचता। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे मसले में। तो एक जो बाइक है जिसका रेट तकरीबन 97-98 हज़ार के करीब हो चुका है, एक आम आदमी जिसके लिए आज के टाइम में आटा घी दालें लेना मुश्किल हो गया है, एक सवारी है उसके पास जिस पर वो ट्रैवल कर सकता है, आपको लगता है कि अब वो सवारी भी अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल हो गया? ये देखें, ये वही बात है कि अगर वो पहले अपनी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है पहले वो पूरी करेगा तो फिर ही वो कोई चीज़ बाय कर सकता है ना। इससे जो पुरानी बाइक्स हैं उनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं, वो भी अफोर्डेबल नहीं रही। तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए, जो सफ़ेद लोग पोश हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू है। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं, चीज़ें सस्ती हों, आवाम की पहुंच में होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट के सदर भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं कि जैसे अब बाइक्स के रेट पिछले कोई 2-3 महीने पहले भी बढ़े थे, अब फिर से 3 से 4 हज़ार का इजाफा हुआ है, तो क्या वजह है कि आए रोज़ बजाय इसके कि हुकूमत के पास टाइम थोड़ा रह गया है, आवाम को थोड़ा रिलीफ दें, चीज़ें महंगी करते जा रहे हैं? क्या वजह समझते हैं इसके पीछे? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले नंबर पे तो हुकूमत को ये चाहिए कि देखिए, हुकूमत वो कारोबार बिल्कुल नहीं बंद किया जिसमें उनको इनकम आती है। आप कस्टम की ड्यूटी देख लें, कस्टम पहले 18 लाख रुपए में कंटेनर क्लियर होता था, अब तकरीबन 60 लाख से अब बाबा हो चुका है। हुकूमत वो काम कर रही है जिससे पैसे आ रहे हैं, मगर हुकूमत को ये चाहिए कि ये हमारे छोटे दुकानदार ताजर हैं, हुकूमत को ये चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसे कस्टम ड्यूटी लगाएं कि हमें रियायत करें, क्योंकि हम आने वाले कस्टमर को रियायत करेंगे। आप देखिए, मोबाइल पे इन्होंने डबल टैक्स कर दिया, मोटरसाइकिल पे टैक्स ज़्यादा कर दिया, जो हमारे पार्ट्स हैं उन पर इतनी ड्यूटी इन्होंने लगा दी है कि हमारी पहुंच से बाहर होती जा रही है। कुछ ऐसे हमारे दोस्त जो इंपोर्ट करते हैं, उन्होंने दुबई कंटेनर मूव करवा लिए हैं कि पाकिस्तान में हम क्या करेंगे। ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था, इधर तो रिश्वत शुरू हो गई है, पैसे लेने देने शुरू हो गए हैं, पैसे ले दे के काम कर रहे हैं लोग। कायद-ए-आज़म ने तो ऐसे नहीं कहा था, कायद-ए-आज़म ने तो पाकिस्तान एक बनाया था, सारी ज़िंदगी ये पाकिस्तान बना रहेगा, मगर इनकी दुरुस्ती की बहुत ज़रूरी है। कस्टम काम जो हमारी जो इमरान खान साहब हैं, उनको चाहिए कि जो कस्टम की पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करें, और जो बासानी आप एक्सपोर्ट पर तरजीह दे रहे हैं, इंपोर्ट पर क्यों नहीं दे रहे? जो लोग इंपोर्ट पर कारोबार कर रहे हैं इधर से, वो कहाँ जाएँ? इंपोर्ट तो आपने बहुत नीचे करा दी, या बार बार कहते हैं हमने एक्सपोर्ट को ऊपर कर दिया, एक्सपोर्ट को ऊपर कर दिया। यकीन करें, अगर हमारे पार्ट्स बाहर से ना आते होंगे तो ये गाड़ियाँ सड़कों पर कंधे पर बिकेगी। ये गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं, पाकिस्तान में गाड़ियाँ तैयार होकर चल रही है। हर मिडिल क्लास आदमी गाड़ी 2, 3, 4, 5 लाख रुपये में तैयार करके चला सकता है, मगर पाकिस्तान में बनी चीज़ों पर रिलाई नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में चीज़ें रिलाई क्या करेंगे? पाकिस्तान के वो मेयार ही नहीं बना रहा। जो बाहर से इंपोर्ट आती है तो उनको कुछ बचा जो है उसको तो चलने देना कम से कम। अगर ये नहीं चलेंगे तो बिल्कुल तो स्क्रैप बन जाएंगी, कंधे पर तुलेंगी ये गाड़ियाँ, लोगों के आने जाने के मसले बनेंगे। आज तो चलो ये बात है ना कि मिडिल क्लास का आदमी गाड़ी ले सकता है, मगर जब ये जिस सूरत हाल में जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही आपने कहा कि पॉलिसीज़ में बेहतरी लानी चाहिए इस हुकूमत को, क्या इस हुकूमत के पास इतना टाइम बचा है कि अब वो पॉलिसीज़ में बेहतरी लाए? नहीं, बिल्कुल हुकूमत के पास अभी टाइम तो नहीं बच रहा। शायद अल्लाह पाक इनको कोई दुरुस्ती वाली राह दिख दे, इससे मैं तो ये दुआ करूँगा। दुआ ही कर सकते हैं, यानी कि अब हमें कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहा। देखें, बहुत सारे अल्लाह पाक ने अगर उनको दे दी तो बहुत सारे ऐसे नबी हैं जिन्होंने एक दिन में बहुत सरकार बदल दिया। क्या हम उनकी पॉलिसियों पे क्यों नहीं चलते? हम भी उनकी उम्मतों में से हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, मगर हमारे नबी ने तो जो हुकूमत की आपको पता है कैसे की है, मगर हम वो उनके कदम नक्शे पर चलेंगे तो इंशाल्लाह ये हो भी सकता है। ठीक है, ऐसे ही है कि हम जो देख रहे हैं कि खुद साख्ता तौर पर जो रेट्स ज़्यादा किए जा रहे हैं, हुकूमत की नाअहली का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसमें ये जो गाड़ियाँ हैं इसको हम ना 3 कैटेगरीज़ में तकसीम कर सकते हैं। एक कैटेगरीज़ है जो लग्जरीज़ में आती है, 2000 सीसी से ऊपर आती है, जिसमें प्राडो है या प्राडो सुपर V8 वगैरह है। इसमें 15 लाख 30 लाख रुपए फ़ी गाड़ी मगर रेट ना बढ़ गया है।
इस पे तो ये जो क्लास है ना, ये अपर क्लासेस को यूज़ करती है, उनको तो कोई असर नहीं है ना। चलो हुकूमत अपर क्लासेस से कलेक्ट करे, कोई मसला नहीं, लेकिन जो गाड़ियाँ 1200 से 1800 सीसी के दरमियान है, उनका 2-3 लाख रुपया ज़्यादा हो गया। इसको मिडिल क्लास यूज़ करती है। दूसरा ये है कि इन पे ओन भी है, ओन भी मेरा ख्याल है 3 लाख 4 लाख, किसी इससे कम नहीं होगा किसी गाड़ी के ऊपर भी। दूसरा सा हमारा सोर्स था जो गाड़ियाँ सेकंड हैंड बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, उन पे भी ड्यूटी ज़्यादा हो गई है। इसमें जो 1200 से 1800 तक के दरमियान गाड़ियाँ हैं, वो लोग भी डिस्टर्ब हैं। दूसरा इस पे इंपोर्ट जो करते हैं, वो जो पासपोर्ट है उस पर करते हैं, पासपोर्ट वाला भी 2-3 लाख रुपया लेता है। अगर हुकूमत इस पॉलिसी को ठीक कर ले तो 2-3 लाख रुपया हुकूमत को बच सकता है। हुकूमत रेवेन्यू चाहती है, तो ये इसमें ये दुरुस्त करने वाली बात है। दूसरा मामला आता है ऑटो पार्ट्स का। ऑटो पार्ट्स में ये है कि जितने भी लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो कंटेनर का वो हम चाहते हैं कि BL पे ही ड्यूटी लगे, उसको वो सारे को वो बाहर सामान ना निकाला जाए। अगर सारा सामान बाहर निकालते हैं तो 1.5-2 लाख रुपया उस पर इजाफी हमें ना वो खर्चा आ जाता है, वो लेबर का जो खर्चा है वो भी नुकसान होता है। इससे अगली बात है कि जो कंटेनर पोर्ट से क्लियर होते हैं, पोर्ट से घर तक या गोदाम तक लाना, उसमें महकमा आ जाता है आगे कस्टम इंटेलिजेंस का। वो आगे से पड़ जाते हैं कि भाई आपने ड्यूटी चोरी की है या कम दी है। उसमें हमें या तो उनको मैनेज करना पड़ता है या फिर हमें केस लड़ना पड़ता है। अगर हम केस लड़ते हैं तो वो कितने साल तक चलेगा ये अल्लाह ही जानता है। तो बाज़ का ये था कि सामान ही सारे का सारा बर्बाद हो जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से, कीमतें बढ़ने की वजह से कारोबार कितना मुतासर हो जाता है? इसमें ये सारी चीज़ें जो इंटरप्ट कर रही हैं ना कारोबार को, लामाला लोग परेशान हो गए। जब माल शार्ट होगा तो उसका रेट भी बढ़ेगा। अगर माल बाहर से आसानी से आएगा तो गाड़ियाँ भी आसानी से रन करेंगी, माल का रेट भी डाउन रहेगा। तो दूसरा ये है कि हमारे जो छोटे ताजर हैं, यहाँ से फैसलाबाद से लाहौर या रावलपिंडी जाते हैं, वहाँ से माल लेके आते हैं, तो रास्ते में भी महकमे सारे तंग करते हैं। अच्छा, जो किसी दुकानदार से चीज़ परचेज़ करके ला रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, वो उस दुकानदार से जिससे उसने माल परचेज़ किया है उसका बिल दिखा सकता है। वो डायरेक्ट इंपोर्टर नहीं है, वो इंपोर्ट के वो कागजात दे ही नहीं सकता है। तो इसमें भी हम चाहते हैं कि हुकूमत को ऐसा सेटअप बना दे, कोई ऐसी लाइन बन जाए कि ये जो हमारे छोटे ताजर हैं ये भी कोई बाइज़्ज़त तौर पे काम। बिल्कुल, ऐसे हुकूमत को कोई ना कोई बेहतर पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं बाइक्स के एक शोरूम में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग भी होंगे, उनसे बात करूँगी, शॉपकीपर्स भी होंगे, उनसे भी बात करूँगी। एक यहाँ पर ग्राहक भी मौजूद है जो यहाँ पर बाइक लेने आए, तो पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि बाइक लेने आए हैं, आपको आइडिया है कि इनके रेट्स किस कदर बढ़ गए हैं? जी बिल्कुल, ये हम इधर शॉप पे आए थे बाइक ख़रीदने के लिए, तो ये रोज़ बरोज़ इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। अब फिर इसकी 2-4 दिन पहले भी कीमतें बढ़ी, अभी से फिर पता चला कि फिर कीमतें बढ़ रही हैं। गरीब आदमी की पहुंच से अब एक बाइक भी दूर होती जा रही है। पहले पेट्रोल इतना महंगा था, अब ये बाइक भी बहुत महंगी हो गई है, पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। कितना रेट में इजाफा देखते हैं कि अगर हम सिर्फ ओवरऑल इस हुकूमत की बात करें, क्योंकि पिछले दिनों भी रेट बढ़े थे इनके, 2-3 महीने पहले की भी ये बात है, अब फिर से रेट्स बढ़े हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में हम इन रेट्स को मजीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये 2-3 साल पहले ये 35-40 हज़ार की थी, ये देख लें अब 63 हज़ार की थी। अब मज़ीद पता चल रहा है कि मज़ीद महंगी हो रही है मोटरसाइकिल, तो ख़रीदना बिल्कुल मुश्किल हो गया हमारे लिए। आप मुझे बताएं कि जो दिन ब दिन रेट्स बढ़ जाते हैं बाइक्स के, आखिर वजह क्या आती है इसकी? वजह कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं। अगर वो चाहें तो रेट को बढ़ने से रोक सकते थे, लेकिन वो रोकना चाहते ही नहीं, क्योंकि उनकी खुद ज़ाती हैसियत में कोई अदारा उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर वो चाहते हैं जी 17% सेल टैक्स, तो वो ऑलरेडी पहले भी था, लेकिन अब इम्प्लीमेंट होकर रेट कैसे बढ़ सकता है उसकी किसी को नहीं समझ आ रही। वो अपनी मर्ज़ी से खुद साख्ता, हर अदारा, हर कंपनी अपने अपने रेट बना रही है, अपने अपने रेट मार्केट में दे रही है, और रोज़ ब रोज़ उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बंदा कहे कि जी आज वो रेट ये है या आने वाले कल तक वो रेट बरकरार रहेगा, हो ही नहीं रहा। जैसे कि आपने बात की कि खुद साख्ता तौर पर भी रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल ये हकीकत इसलिए क्योंकि होंडा के पहले भी जब प्राइसेस बढ़े थे तो हम होंडा के शोरूम गए थे, वहाँ पर जो डील कर रहा था उस बंदे ने बात करने से इनकार कर दिया। तो वाकई यही वजह है कि अब हर कोई खुद से रेट्स बढ़ा रहा है, लेकिन सामने आकर बात करने से कतराते हैं।
नहीं, असल में देखें, जो डीलर्स हैं ना, वो तो कभी भी नहीं रेट खुद अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते, ये तो कंपनी ने करना है। लेकिन कंपनी भी अगर चाहे तो उसे रेट को कहीं रोक सकती है, ताकि जो आवाम है उसकी बाइंग पावर जितनी है, वो एक बाइक जितनी तो चलो लगाओ, वो उसे मिले। लेकिन कंपनी उससे अगेंस्ट चलती है, जिसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ कंज्यूमर और कस्टमर दोनों को मिल रहा है। उसका नुकसान ये है कि बाइक की सेल रुक गई रेट बढ़ने की वजह से। अभी भी चाहिए इन्हें कि रेट को कहीं स्टिल कर दें, ताकि कस्टमर का माइंडसेट तो हो कि यार मैं अगर 15 दिन बाद लूँगा मुझे रेट वही मिलेगा। ऐसा है नहीं। गाड़ियों पर भी सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। सेम टू सेम गाड़ी भी ऐसे ही है। अब कल या परसों की बात ही है, टोयोटा वालों ने फ़ी गाड़ी 4 लाख 3 लाख एक्स्ट्रा रेट किया है। क्या 3-4 लाख, अगर 40 लाख की गाड़ी थी वो आज 44 लाख में हो गई है। और जिस कस्टमर ने वो 40 लाख में बुक करवाई थी उसे वो गाड़ी 44 में मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि अभी उसकी डिलीवरी का टाइम ही ना हो, ऑन डिलीवरी वो 2 लाख और महंगी मिले उसे। नुकसान एंड कस्टमर का ही हो रहा है। तो बुकिंग का ये जो सिलसिला था पिछले दिनों, इस पे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि बुकिंग्स भी रुक गई थी इनकी। बहुत सारी गाड़ियों की बुकिंग रुकी हुई है सिर्फ रेट की वजह से, यहाँ लगा लें कोई और उनका शॉर्टफॉल चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि वो कंपनीज़ को बैठाकर उनके साथ बात करें, रेट को कहीं ना कहीं स्टिल करवाएं। क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि इस हुकूमत का चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो गया हर चीज़ पे? अगर आप मार्केट में जाएं तो उसे देखें तो खाने पीने की अशिया से लेकर रोड पर चलने वाली गाड़ी तक किसी चीज़ पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। दुकानदार अपनी मर्ज़ी से खाने वाली चीज़ का रेट दे रहा है। आप उसकी मिसाल ऐसे लगाओ कि 52 रुपये किलो आटा एक चक्की वाला दे रहा है, दूसरा उसी के बिल्कुल पास 65 में दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कि जो रेट्स हैं वो हर किसी ने डिफरेंट लगाए हैं। तो आप मुझे बताएंगी, एक तो ये कि जो चेक एंड बैलेंस ख़त्म होता जा रहा है इस हुकूमत का, और जो बाइक्स के रेट्स आए रोज़ बढ़ जाते हैं, क्या अब एक आम गरीब आदमी बाइक ख़रीद सकता है? देखें जी, अब इन हालात में सिर्फ एक ऐसी सवारी थी मोटरसाइकिल जो कि आम आदमी की रेंज में थी, क्योंकि जैसे कि पेट्रोल की कीमतें आए हर तकरीबन 15 दिन बाद उस पर बेतहाशा यानी 5 रुपये 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया जाता है, तो लोग गाड़ियाँ नहीं अब अफोर्ड कर रहे। तो ये एक ऐसी सवारी है जो मुतवसत तबके की या गरीब आदमी जो बेचारा अपने ऑफिस जाता है या अपनी दुकान पे जाता है, उसके लिए ये अच्छी सवारी थी। लेकिन अब ये थोड़ी देर पहले 6 माह साल पहले मेरा ख्याल इसकी कीमत 60,000 रुपये थी गालबन, अब शायद ये 1 लाख रुपये के नज़दीक पहुंच चुकी है। तो मैं समझता हूं कि ये सरासर ज़्यादती है। खान साहब तो मिसाल देते हैं कि जी ये देखें इतनी गाड़ियां बिक गई हैं, इतने मोटरसाइकिल बिक गए हैं, ये एक लॉजिक नहीं है। देखें, लोगों के पास सख्त नहीं है कि वो गाड़ी ख़रीदे, फिर क्या करेगा, वो मोटरसाइकिल ख़रीदेगा ना। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि हमने इतनी मोटरसाइकिलें बेच दी हैं, इतनी गाड़ियाँ बेच दी हैं, लोग खुशहाल हैं। ये कम से कम मैं नहीं समझता कि ये उनका जो मिसाल देते हैं वो ठीक है। तो यानी कि मैं समझता हूँ कि इनकी कीमतों में इजाफे से लोगों का डिस्टर्ब हो चुके हैं लोग, कि ना वो गाड़ी चला सकते हैं ना वो मोटरसाइकिल चला सकते हैं, और फिर वो तो ज़ाहिर है कि वो लोग या फिर साइकिलों की तरफ अपना रुझान करेंगे कि अपना मुश्किलात को। तो ये जो इंपोर्ट हो रही है, ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्या हुकूमत का इस तरह से इंपोर्ट को बढ़ाना ठीक होगा? नहीं, देखें, बात यह है कि अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्सेस काफ़ी लगाए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इम्पोर्टेड गाड़ी हैं उनको ना इंपोर्ट करे। जो इनकी सुजुकी है, मिसाल दे रहा हूँ, टोयोटा है जो कि 7-8 लाख रुपए की सुजुकी कार थी, जो हर छोटी फैमिली वाला जो दरमियाने तबके का था वो ले सकता था। लेकिन अब उसकी कीमत 17.5 लाख रुपया हो चुकी है। मैंने 17 में 11 लाख रुपए की
सुजुकी वैगनार ली थी, अब शायद मेरा ख्याल है कि वो 19 या 20 लाख की हो चुकी है, 20 लाख की गालबन। आप देखें कि 3 साल में उसकी कीमत कितनी बढ़ चुकी है। तो उनको, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो ये ब्रांड हैं उनके ऊपर टैक्सेस कम करे, ताकि लोगों की वो जो कम से कम कन्वेंस का इशू है वो उनकी रेंज में आ जाए। लेकिन बड़ी ये बदकिस्मती की बात है कि मिसालें फिर वो 2 चीज़ों की दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है कि जी बड़ी बड़ी रेल पेल हो रही है, पैसे की बड़ी रेल पेल है मुल्क में, खुशहाली की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, लोग खुशहाल हैं, इतनी गाड़ियाँ बिक गई हैं, इतने मोटरसाइकिल बिक गए हैं। मसला यही आ रहा है ना कि ये सब चीज़ें हमें कहीं नज़र नहीं आती हैं। चैम्बर के साबिक सदर भी मौजूद है मेरे साथ, राउत सिकंदर, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं, ये जो आए रोज़ बाकी चीज़ें, आटा दाल की कीमतें तो सही, आप बाइक्स की रेट्स है, हर चीज़ का जो रेट है उसमें उतार चढ़ाव नज़र आता है। क्या समझते हैं कि क्या रेट्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे इस हुकूमत से? देखें सदफ, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है कि आप डॉलर का रेट जो है वो कैसे इंक्रीज़ हुआ है, वो भी तो इसीलिए हुआ है ना कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर चेक जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आ जाएं इंटरनेशनली, कुछ महंगाई है और कुछ हमारे जो अदारे हैं जो बनाने वाले ये ब्रांडेड चीज़ें बनाते हैं उनकी प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनमें प्रॉफिट रखो भी, चलो वो एक एलीट क्लास की चीज़ें हैं, सवारी है या उनकी ज़रूरियात है। एक है आपके जो आम पाकिस्तानी है उसकी कंज्यूमर आइटम है। अच्छा, ये मोटरसाइकिल जो है इसमें अगर 50% प्रॉफिट है तो आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह ये हो रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसको गवर्नमेंट ने कम से कम मॉनिटर करना है और गवर्नमेंट ही इसे कर सकती है। अब इसी तरह ये मोटरसाइकिल एक पाकिस्तानी है जिसमें प्रॉफिट रेशो बहुत हाई है। एक लोग इम्पोर्टेड चीज़ क्यों लेते हैं? असल में ये है, सवाल ये होना चाहिए कि यहाँ की जो बनी हुई चीज़ है उसकी वो क्वालिटी मेंटेन नहीं है। अब आप जो बाहर की गाड़ी है या मोटरसाइकिल है वो आ रही है, उसको आप देखें तो उसका और इसका ज़मीन आसमान का क्वालिटी का फ़र्क नज़र आएगा, स्टैंडर्ड का नज़र आएगा। ये वो फ़र्क है जिससे वो बंदा जिसके पास बाइंग पावर है वो इम्पोर्टेड चीज़ की तरफ, वो भले टूथपेस्ट हो या मोटर कार हो, वो लेने में अपनी तरजीह जो है वो उधर रखता है कि मुझे इम्पोर्टेड चीज़ मिल जाए, कम से कम वो सही तो होगी। अब यहाँ पे है कि अगर इस क्वालिटी को भी एक बनाने वाला जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है वो क्यों नहीं सोचता कि ये मेरे मुल्क जहाँ से मैं अर्निंग करता हूँ, मैं अपने लोगों के लिए ऐसी मजबूत चीज़ क्यों ना बनाऊं कि जो क्वालिटी मेंटेन करे और उसके बाद वो कोई 5 साल 10 साल उसकी कोई तो मियाद हो ना। ये वो चीज़ें हैं कि अभी आप कारें देख लें जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर हो रही हैं, उनमें आप देखें ऐसे है जैसे वो कागज़ के टीन होते हैं। अच्छा, उनमें आपको हर वो, मैं समझता हूँ इंटीरियर उनका देख लें 0/0। अच्छा, किसी में आपको हर चीज़ उनकी टायर से लेके ना जी तो इंटीरियर तक आप उसमें चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि ये क्वालिटी इनकी नहीं है। इसी तरह अभी चाइना की जो मोटरसाइकिल है ये 1-1.5 साल से ज़्यादा चलती नहीं है। अब उसकी कीमत 30,000 से बढ़ के 65,000 हो चुकी है। इसकी कीमत 2 साल में 60,000 से अब 98,000 की ये 70 हो चुकी है लोगों की। अच्छा, उसके साथ साथ ये सवारी जिन लोगों की है उनकी बाइंग पावर नहीं बढ़ी। ये किसी आम बंदे की, ये एलीट क्लास की नहीं है। मोटरसाइकिल जो है ये स्टूडेंट और ये छोटा तबका और आम बंदा जो उसकी ये मोटरसाइकिल सवारी है। बिल्कुल, ऐसे आम आदमी तो यकीनन मुतासिर होता ही है, लेकिन आप जिस तरह से काम भी इसका कर रहे हैं, कारोबार किस कदर मुतासिर देखते हैं? जब रेट्स बढ़ जाएंगे डेफिनेटली लोग जो हैं उनकी, जैसे कि कहा कि बाइंग पावर वैसे नहीं रही, तो क्या कारोबार मुतासिर होते हैं इससे? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना जी, मसलन हमारा इंस्टॉलमेंट का बिज़नेस है और मैं इसे ही लीड करता हूँ अपने शहर में भी, तो ये बिल्कुल एक मैं कहता हूँ गलत माइंडसेट है कि जी अगर कीमतें बढ़ेंगी तो इंस्टॉलमेंट का बिज़नेस बढ़ेगा। भाई इंस्टॉलमेंट पे तो पैसे ही देने हैं ना उसने। जब कीमत बढ़ेगी तो ज़ाहिर है किस्तों पे भी उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी इंस्टॉलमेंट भी बढ़ेगी। तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी, लामहला हमारी ये सेल, ये जो आपको नज़र आ रहा है, अभी आप आए हैं कस्टमर की यहाँ पहले रेल पेल होती थी हर शोरूम में, और ये फ़र्क आया उन चीज़ों पे। अभी आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल की जो हमारी पहली सेल थी वो नहीं है।
ये 50% डिक्रीज़ हो चुकी है सेल जो है। इसी तरह आप जो भी चीज़ है, महंगाई ने, मैं समझता हूँ कि महंगाई होती है, पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन वहाँ पे आमदन भी बढ़ी है। हमारे पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे जिस तरह महंगाई बढ़ी है, आम आदमी की उसकी सैलरी, जो सैलरी पर्सन है उसकी आमदन नहीं बढ़ी, जो मज़दूर है उसकी आमदन नहीं बढ़ी। ये सवारी मज़दूर की है, ये सवारी सैलरी पर्सन की है। ये मैं कैटेगोरीली कहूँगा कि वो तबका जो 90% इस मुल्क का है उसकी। तो फिर इस हुकूमत के बयान को कैसे देखते हैं कि जैसे आपने खुद ही कहा कि वहाँ पर आमदन में वैसे इजाफा और बेशक महंगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर जैसे मजदूर तबका हमने देखा बेरोज़गार हो गया है, सैलरी पर्सन परेशान है, तो हुकूमत का ये बयान दे देना कि जी सारी दुनिया में महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में भी महंगाई है, ये बयान किस हद तक ठीक समझते हैं? देखिए, इसमें फिर मैं कहूँगा कुछ चीज़ें होती हैं कि आप सिर्फ ना मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करते। देखिए, गवर्नमेंट की एंड पे कुछ चीज़ें हैं कि वो नहीं करती, कुछ हमारे जो मैं समझता हूँ आजर लोग हैं, सनतकार हैं, ताजर हैं, जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग करते हैं, ये तो इन्होंने फैसला करना है कि अगर मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमाता हूँ तो मेरा हक बनता है, मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं अपने एम्प्लॉई जो है उनका ख्याल करूँ, उनकी वेजेस बढ़ाऊँ। हम एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तो लगाते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा एक दुकान से दूसरी दुकान तो बनाने का सोचते हैं, लेकिन जो मेरे पास मज़दूर काम करता है मुझे भी सोचना चाहिए कि क्या 20,000 में उसका गुजारा हो सकता है। मुझे कोई बना के दिखाए ना बजट। ये मन हैसल कौम, हमने ताजरों ने, सनतकारों ने भी इस बारे में सोचना है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, हमें ज़्यादा ऐसे कि अगर कैपेसिटी है तो यकीनन उसको यूटिलाइज़ भी करना चाहिए। जब हर चीज़ के जब रेट्स जिस तरह से बढ़ते हैं तो गरीब तबका तो मुतासिर होता ही है, साथ जो कारोबार हैं वो भी मुतासिर होते हैं, जिस पर हुकूमत को तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।